जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को पढ़ने से पहले उसके अंदर क्या पढ़ना है दोस्तों, उसको एक इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग परिचय को। परिचय के बाद देखेंगे ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होती है। तो पहला हो गया परिवार, दूसरा हो गया कृषि क्षेत्र, तीसरा हो गया उद्योग व खनिज, होटल व कैटरिंग, सड़कें व रेलवे, अस्पताल व शैक्षिक संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र व मनोरंजन स्थल और पर्यटन और इको टूरिज्म जगह। तीन सारी जगह से ठोस अपशिष्ट का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अपशिष्ट क्या है। तो अपशिष्ट क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अपशिष्ट में हमको सिर्फ ठोस अपशिष्ट पढ़ना है तो थोड़ा सा अपशिष्ट के बारे में भी जान लीजिए। अपशिष्ट को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसे 5 भागों में अपशिष्ट को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट और बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। यानी कि हमको इस पांचों में से सिर्फ आपको ठोस अपशिष्ट पढ़ना है और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से रहते हैं और आपके सिलेबस में भी यही है। अगला है दोस्तों कि ठोस अपशिष्ट को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ठोस अपशिष्ट को वर्गीकृत करेंगे और ये 3 श्रेणियां हैं आपका नगर निगम का अपशिष्ट, अस्पतालों का अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट। अब हम लोग देखेंगे ठोस अपशिष्टों से क्या प्रभाव पड़ता है हमें उसको जानेंगे। इसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियंत्रण के क्या उपाय हैं, अपशिष्ट प्रबंधन की क्या विधियाँ हैं और ये 3 विधियों के माध्यम से अपशिष्ट को नियंत्रित किया जाता है। तीनों देखेंगे, लैंडफिल विधि, इंसिनरेशन और एरोलेसिस। ये 3 विधियों को हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे में देखेंगे दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ। इसके बाद देखेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से संबंधित कानूनी प्रावधान। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम। इसके बाद ई कचरा प्रबंधन नियम। इसके बाद लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इतनी 4 चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। साथ में अगर देखें दोस्तों तो छठा जीपीएससी में यहीं से प्रश्न पूछा गया था ठोस अपशिष्ट से। तो अब देखिए क्या प्रश्न था उसको थोड़ा सा समझिए। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन क्या है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय लिखें। अब बताइए कि इतना सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे तो क्या आप जो ठोस अपशिष्ट है उसको लिखने में कोई दिक्कत होगी, क्या उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उसका प्रभाव क्या पड़ता है और क्या कारण होता है ठोस अपशिष्ट का। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से देखेंगे और सारी चीज़ों को इसको पढ़ने के बाद आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कहाँ से है दोस्तों, तो परिचय से। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। मनुष्य जाने अनजाने में अनेक वस्तुएं व्यर्थ समझकर फेंक देता है जो कचरे के स्वरूप ग्रहण कर लेती है या वातावरण को प्रदूषित करने का कारण बनती है। साथ ही अनेक ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उचित उपयोग के अभाव में इधर उधर पड़े रहते हैं एवं पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट अपशिष्ट में मुख्य रूप से प्राणी अपशिष्टों जैसे अगर देखा जाए तो प्राणी अपशिष्ट में मत्स्य अपशिष्ट, चमड़ा एवं उसका अपशिष्ट, वन्य गृहों के अपशिष्ट और जानवरों की लाश व मल। इसके बाद आदि हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखें दोस्तों तो आप इसको कह सकते हैं प्राणी अपशिष्ट में इतना को। इसके बाद देखेंगे दोस्तों औद्योगिक एवं खनिज अपशिष्ट, जैसे कि औद्योगिक और खनिज में क्या आते हैं तो कोयला की राख के उपयोग की गई बैटरीज में शीशे, जस्ते व निस्तार एवं धातुई खुरचुरे आदि कृषि एवं वनीय वनस्पति जैसे लकड़ी व खुरदुरा एवं काष्ठ के उद्योग के अपशिष्ट तथा चावल एवं भूसा के एवं तंबाकू के अपशिष्ट आदि तथा सामुदायिक अपशिष्ट जैसे कि कचरा, रसोई घर के अपशिष्ट, मल वहित जल आदि आते हैं। इन पदार्थों का लाभकारी उपयोग होता है परंतु उपयोग न किए जाने की स्थिति में पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने में कार्य करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग परिचय। तो इतना सारी चीज़ों को हमने परिचय में लिखा है, इससे आगे पीछे आप करके और लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत। तो ठोस अपशिष्ट के क्या क्या स्रोत हैं, आपके घर परिवार से जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो अपशिष्ट के माध्यम से आप जो चीज़ें उपयोग नहीं होता है घर में पड़े रहता है, बहुत सारी टूट फूट चीज़ें होती है उसको आप डायरेक्ट फेंक देते हैं
तो ये ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कृषि क्षेत्र में उसी प्रकार का होता है कि जैसे पुआल हो गया, इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे मकई का डंठी हो गया। तो आप कृषि उत्पादन के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट को कृषि क्षेत्र में ही छोड़ देते हैं। वो क्या है, एक सब अपशिष्ट होते हैं जो धीरे धीरे जमा होता जाता है। जैसे रबड़ का खेती करते हैं, कहवा की खेती करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, खेती के कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तृत होता है और अनेक अनेक प्रकार की किस्त की रेस्ती की जाती है, जिसमें ठोस अवशिष्ट बच ही जाते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों उद्योगों व खनिज। तो उद्योग व खनिज आप लोग जानते हैं, यहाँ से ठोस अपशिष्ट का बहुत ज़्यादा स्रोत है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ठोस अपशिष्ट निकलते हैं। उद्योगों से आपको पता ही होगा और खनिज से भी पता होगा। होटल व कैटरिंग, ये सभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होटल में आप देखते होंगे कि बाहर कितना बड़ा बड़ा कचरा का डब्बा पड़ा रहता है और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो यूज होने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। इसके बाद सड़कें व रेलवे, सड़कें और रेलवे पर भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अस्पताल व शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल में बहुत ज़्यादा, और शैक्षणिक संस्थान में भी देखें तो रबड़, पेंसिल, कटर, पेन वगैरह और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोगशालाओं के द्वारा अपशिष्ट के रूप में फेंके जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो सांस्कृतिक केंद्र व मनोरंजन स्थल में भी देखने को मिल जाएंगे। मनोरंजन स्थल में जैसे कि लोग खाने पीने जाते हैं तो फोम के खाने पीने के बाद फेंक देते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बोतल वगैरह। और सांस्कृतिक केंद्र में भी ऐसी होता है, जब आयोजन होता है तो आयोजन के बाद बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ठोस अपशिष्ट देखने को मिल जाएंगे। पर्यटन व इको टूरिज्म जगह, पर्यटन जगह जहाँ पर आप किसी चीज़ का दर्शनीय स्थल कर सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ से लेके ही जाते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं पर्यटन स्थल पर, तो पिकनिक के रूप में मनाते हैं, वहाँ बहुत सारे चीज़ों को छोड़ आते हैं, अपशिष्ट के रूप में देखने को मिलेगा। इको टूरिज्म जगह सेम चीज़ें हैं, पर्यटन व इको टूरिज्म। तो ये आपको जो मुख्य स्रोत माना जाता है इसको, और इसको आगे पीछे बढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि बढ़ते शहरीकरण और उनके प्रभाव से निरंतर बढ़ती जीवन शैली ने आधुनिक समाज के प्रमुख घरेलू और औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। वर्ष दर वर्ष न केवल अपशिष्ट की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री भी बढ़ती हिस्सेदारी के साथ ठोस अपशिष्ट के स्वरूप में भी बदलाव नजर आ रहे हैं। हालांकि अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या न देश की को इस संदर्भ में कई तरह की सराहनीय प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु इस प्रकार के प्रयास से अभी तक देश भर में व्यापक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या निपटने से अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने में नाकाम रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब स्रोत लिखिएगा दोस्तों, तो अगर प्रश्न पूछ देगा कि क्या स्रोत है, जैसे पिछले एग्जाम में पूछा कि क्या कारण है, कारण क्या है अपशिष्ट का, तो आप कारण बता सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कारण में उल्लेख कर सकते हैं स्रोत ही, कि यहाँ से चीज़ों का निकलती है और यही कारण होता है निकलने का, तो उसको एक अपने सीक्वेंस से सजा करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि अपशिष्ट क्या है, थोड़ा समझिए इसको। तो शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। अपशिष्ट क्या है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा कि जो हम उपयोग करते हैं तब प्रयोग के पश्चात जो बच जाते हैं अनुपयोगी पदार्थ, उसे ही अपशिष्ट कहते हैं। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो अपशिष्ट यानी अवांछित और अनुपयोगी सामग्री ही को इंगित किया जाता है अपशिष्ट से, यानी कि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अवांछित हो गई है, मतलब आपकी पर्याप्त से ज़्यादा हो गई है, उपयोग से ज़्यादा। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया अपशिष्ट क्या है, उसको समझ गए होंगे। अपशिष्ट को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सूखा अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। तो चलिए ठोस अपशिष्ट क्या है उसको समझिए। ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट शामिल किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि ठोस अपशिष्ट से कहाँ कहाँ चीज़ें निकलती हैं दोस्तों। तो घर से जो आप कचरा फेंकते हैं,
अस्पतालों से जो निकलती हैं, अस्पताल से क्या, जैसे कि बहुत सारे रुई हो गया, सुई हो गया, नीडल हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अस्पतालों से बाहर फेंके जाते हैं। बहुत सारे बोतल होते हैं, पाइप होते हैं, सलाइन होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट और कारखानों, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कारखानों। तो कारखानों से भी बहुत सारी चीज़ें को बाहर फेंका जाता है जो अपशिष्ट के रूप में होता है, जो उपयोगी नहीं होता है। तो ये आप तीन चीज़ों को ठोस अपशिष्ट में मुख्य रूप से रख सकते हैं, और तीनों को अलग अलग डिफाइन करके भी लिख सकते हैं कि कहाँ इनका स्रोत है, तो वहाँ पर ये तीनों को डाल दीजिए। अगला है दोस्तों कि तरल अपशिष्ट। तो तरल अपशिष्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों आदि से आने वाली कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे ही पता है, तरल अपशिष्ट यानी वैसे पदार्थ, यानी कि इसको जल के रूप में ले सकते हैं, यानी जो तरल हो। तरल के रूप में जो पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं उसे हम लोग तरल अपशिष्ट कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि घर के संयंत्र और घरों के आदि जो निकालते हैं, इसमें औद्योगिक भी हो सकता है। इसके बाद जैसे कि बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाएंगे, जैसे कि कारखाने से भी बहुत सारे तरल अपशिष्ट निकलते हैं जो जल के रूप में ही उनको गंदा करके बाहर निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों सूखा अपशिष्ट। सूखा अपशिष्ट, अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता है, सूखे अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। सूखा अपशिष्ट में क्या अंतर्गत आएगा, जैसे कि पेपर वगैरह हो गया, ये क्या है, सूखा अपशिष्ट है जो आपके तरल रूप में नहीं है, न द्रव रूप में है। अगला देखेंगे दोस्तों कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, यानी कोई भी अपशिष्ट द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि मिट्टी में जिसे, यानी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है, उसको बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कोई अपशिष्ट द्रव जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सके नहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और किया जा सके यानी बायोडिग्रेडेबल। ये पाँच ही में अपशिष्ट को बांटा गया है, जिसमें हमें पढ़ना सिर्फ है ठोस अपशिष्ट को। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आगे हो जाएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है। तो उत्पादन बढ़ेगा ही दिन पर दिन दोस्तों, घटने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ठोस अपशिष्ट को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहले आप देखिए अपशिष्ट का वर्गीकरण, अब थोड़ा ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण देखिए। तो इसमें आ जाएंगे नगर निगम का अपशिष्ट, यानी इस अपशिष्ट में घरों के निर्माण सामग्री, तोड़ फोड़ का मलबा, जो यानी तोड़ फोड़ से जो चीज़ें निकलती हैं, गलियों व कुचों से निकला अपशिष्ट इत्यादि आते हैं। इसके बाद नगर निगम में क्या क्या अपशिष्ट आते हैं दोस्तों, सारी चीज़ों का आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगला में देखेंगे दोस्तों अस्पतालों का अपशिष्ट। अस्पतालों में अपशिष्ट में देखेंगे तो रोग निदान तथा मानव और जानवरों के उपचार करने के दौरान सृजित होता है, तथा यह जैविक अनुसंधानों तथा उत्पादन की गतिविधियों या मानव और जानवरों पर औषधियों के परीक्षण इत्यादि करने के दौरान सृजित होता है। अस्पतालों से जो अपशिष्ट निकलते हैं, तो आप अस्पतालों से अपशिष्ट यानी कि जो रोगों के निदान के दौरान या जानवरों के उपचार के दौरान जो भी अपशिष्ट निकलता है उसे अस्पतालों अपशिष्ट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तीसरा पर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों खतरनाक अपशिष्ट। उद्योगों व अस्पतालों के निकला अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट कहलाता है, क्योंकि इस अपशिष्टों में जहरीले तत्व पाए जाते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका ठोस का वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण हुआ दोस्तों, क्या क्या तो आपको याद रखना, नगर निगम अपशिष्ट, अस्पतालों का अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट। अब हम लोग देखेंगे ठोस अपशिष्ट के प्रभाव, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ठोस अपशिष्ट से। तो चलिए देखते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से कचरे व ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन मानव स्वास्थ्य के घातक सिद्ध हो सकता है, जिसके निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों से जल व वायु प्रदूषित होता है। कचरे के ढेर से मक्खी, मच्छर, चूहे एवं कीड़े मकोड़े
सूखे पनपते हैं, यानी कीड़े मकोड़े जो है दोस्तों खूब पनपते हैं, थोड़ा सूखे बोल रहा हूँ, खूब पनपते हैं एवं तमाम रोगों का कारण बनते हैं, जैसा कि हैजा, उल्टी, दस्त, मलेरिया, प्लेग, डायरिया, अतिसार आदि। ये प्रभाव दोस्तों के, यानी कि आप मानव जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्या आपकी प्रकृति को प्रभाव पड़ता है ठोस अवशेष से, उसको बता रहे हैं। अगले हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि इस अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण से मृदा बंजर हो जाती है एवं इनके निकलने वाली दुर्गंध अपंगता एवं श्वसनीय रोग का कारण बनती है। तो इससे जो निकलने वाली दुर्गंध अपंगता जो होती है दोस्तों, श्वसनीय रोग का कारण बनती है। दुर्गंध दुर्गंध यानी गैस, दुर्गंध गैस से। अगला हो जाएगा दोस्तों कि अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से गैस निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वर्षा जल के, अगले में देखेंगे हम लोग, वर्षा के जल के साथ मिलकर के अपशिष्ट पदार्थ निस्तारित होकर नदियों, झीलों और तालाबों आदि में मिल जाती है, जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य के एवं कल्याण को भी कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे कि मीथेन गैस जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है, स्वस्थ जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे स्वास्थ्य पर हमेशा प्रभाव करते रहते हैं और जलवायु परिवर्तन में भी इसका योगदान रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सड़े गले पदार्थों से या ठोस अपशिष्ट जो भी आप फेंक रहे हैं उससे कुछ गैस उत्पन्न होगी जब सड़ेगी, तो और जो वहाँ से गैस होगी तो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है गैसों का असंतुलन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, हीलियम का, ऑर्गेनियम का, सल्फर डाइऑक्साइड से, ऐसे बहुत सारे गैस हैं जिसकी मात्रा घटने बढ़ने से आपके जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अगले देखेंगे दोस्तों कि अपशिष्ट से न केवल पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि यह समाज पर आर्थिक बोझ भी बढ़ाता है। तो सामाजिक पर कैसे आर्थिक बोझ बढ़ाता है दोस्तों, इसको और आगे लिख सकते हैं कि जो अपशिष्ट होंगे ये समाज के द्वारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे समाज में आर्थिक बोझ बढ़ेगी। साथ में देखो तो इसका निस्तारण के लिए यानी अपघटित करने के लिए बहुत खर्चीला विधि है, जिससे समाज में आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो सारे कारण को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफ़ी धन खर्च होता है। ये सब इसके प्रभाव हैं। कई अध्ययनों से सामने आया है कि यदि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न किया जाए तो ये समुद्री और तटीय क्षेत्रों के अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यानी समुद्र में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पारिस्थितिक तंत्र या जो इकोसिस्टम पड़ते हैं वो चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। और सही में अपशिष्ट चीज़ों से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा अगर आप कचरा फेंकेंगे दोस्तों तो वहाँ पर क्या होगा कि जो समुद्र का किनारा एरिया वहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि जो एक सिस्टम है उससे प्रभावित होगा, और जो बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे जीव अपघटित होते हैं, जिससे आपकी जीवन के लिए लाभदायक होता है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए लाभदायक होता है, वो विलुप्त होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अगले में देख सकते हैं हम लोग समुद्री अपशिष्ट की बीते हुए कुछ वर्षों में एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा सकता है। इसे न केवल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। आगे लिख सकते हैं दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये चीज़ों को आप लोग इंक्लूड करके लिख सकते हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसकी पुष्टि की है कि ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन कीजिए, इससे भारत 22 प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे छुटकारा पा सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियंत्रण। अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने और उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्टों को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है। यानी जो भी अपशिष्ट है दोस्तों एक मूल्यवान संसाधन है, उसमें उसको कैसे बदला जाए उसे प्रबंधन कहते हैं। यानी प्रबंधन के माध्यम से उसको कैसे आप अनुपयोगी चीज़ को उपयोगी में बदल सकते हैं। कचरे की वैज्ञानिक उपयोग से अनेक फायदे हैं। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है उसको थोड़ा समझिए। तो कचरे की कंपोजिट कर कृषि के लिए खाद तैयार की जा सकती है।
निम्न भूमि भराव विधि के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को एक गहरे गड्ढे में डाल करके उसके ऊपर मिट्टी का स्तर डालना चाहिए। इसे अनेक बार एकांतर रूप में करके अंत में मिट्टी डालकर अच्छी तरह से दबा देना प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी कि आप मिट्टी को गड्ढा खोद दिए, गड्ढा खोदने के बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको वहाँ पर दबा दीजिए, फिर उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और नहीं भी तो धीरे धीरे सड़ के ख़त्म हो जाएगा और उसे फिर से आपके मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा अपघटक के द्वारा। तो इस तरह से आपके लिए एक प्रबंधन करने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे दोस्तों कि अपशिष्ट पदार्थों के भस्मीकरण कर प्रदूषण से रक्षा की जा सकती है। अब भस्मीकरण क्या होता है दोस्तों कि उसको डायरेक्ट भस्म कर देना, यानी कि उसको इतना जला दो कि राख बन जाए। भस्मीकरण करना यानी कि उसके एक उच्च ताप पर उसको भस्म किया जा सकता है, यानी जला करके राख किया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों का कूड़े कचरे को जला करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यानी जो अपशिष्ट कपड़े हैं उसे कूड़े कचरों को जला करके उसको सड़े गले चीज़ों को उस विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा शहरों और गांवों को विद्युत की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इसको और पॉइंट को आगे बढ़ा करके खुद से लिख सकते हैं दोस्तों अपने विवेक के आधार पर, और नहीं होता है तो आप जब इतना पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन की क्या विधियाँ हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन की जो 3 विधियाँ उसको थोड़ा समझिए। लैंडफीड विधि क्या है? यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहाँ अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो ताकि सदूषण यानी प्रदूषण यहाँ होना चाहिए था दोस्तों, प्रदूषण से बचाव किया जा सके। इसको यहाँ पर पकड़ लीजिए, प्रदूषण से बचाव किया जा सके। जानवरों का जो मानना है कि यदि इस विधि से सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो यह किफ़ायती साबित हो सकती है। यानी कि जानकारों का यह मानना है दोस्तों कि इस विधि से अगर उपयोग किया जाए तो इसका सही उपयोग किया जा सकता है, इससे फ़ायदा हो सकता है। ये हो गया आपका लैंडफीड विधि। तो समझ में आ गया कि लैंडफीड विधि क्या है कि शहरों के आसपास खाली स्थानों का अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है और ऐसा करते हुए ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहाँ अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो ताकि प्रदूषण से बचाव किया जा सके। ये है आपका लैंडफील्ड। लैंडफील्ड मतलब कि आप भूमि को कोड़िए फिर वहाँ पर उसको डाल दीजिए गड्ढे में। अगला है दोस्तों कि इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत नगरपालिका और संसाधनों के स्तर पर किया जा सकता है तथा इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि अपेक्षाकृत काफ़ी महंगी मानी जाती है। यानी इंसिनरेशन विधि में क्या होता है कि इतनी इसको उच्च ताप पर किसी चीज़ को अपशिष्ट को जलाया जाए कि वह भस्म हो जाए, राख में परिवर्तित हो जाए। लेकिन यह विधि जो है दोस्तों वो थोड़ा सा महंगी है। तो ये पता हो गया कि इंसिनरेशन विधि क्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे एरोलिसिस विधि। एरोलिसिस विधि क्या है दोस्तों? तो यह अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। यानी कि जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना यानी बिना ऑक्सीजन के रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है उसे एरोलिसिस कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ। शहरीकरण में तीव्रता के साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में काफ़ी हद तक बाधित किया है। यानी शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ा है दोस्तों उसका तीव्रता विस्तारकरण जैसे जैसे वैसे ठोस अपशिष्ट का उत्पादन में भी वृद्धि हुआ है। यानी कि जहाँ शहरीकरण से क्या तात्पर्य, जहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोगों का निवास स्थान बढ़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा, वहाँ पर शहरीकरण का डेवलपमेंट होगा ही। और जहाँ पर शहरीकरण होगा वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने से अपशिष्ट पर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इस चलते यहाँ पर एक बड़ा बाधित है और समस्या है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त बुनियादी ढांचे और
प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी भारत में अधिकांश जो है शहरी एवं स्थानीय निकाय जो हैं वित्त, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण, यानी उनको उचित रूप से टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही, उचित रूप से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अपशिष्ट प्रबंधन की सेवा में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते वो संघर्षरत रहे हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक चुनौतियां हैं। अगले पॉइंट भी ले सकते हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया है, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो 2016 में प्रावधान किया गया दोस्तों कि सभी अपशिष्टों को अलग अलग किया जाए। जैसे कि आपके घर में आता हुआ गीला कचरा एक साइड और सूखा कचरा एक साइड, यानी कि अलग करने की विधि है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जहाँ अपशिष्ट निकल रहा है वहाँ पर आदमी अलग अलग करेगा कि डायरेक्ट एक ही में डाल देगा, तो यही सिस्टम है जो उपयोग नहीं पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है आपके समक्ष। अगले में लिख सकते हैं दोस्तों कि अधिकांश नगर पालिकाएँ बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती है। अक्सर इन स्थानों के यानी अक्सर यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो अक्सर इस प्रकार के स्थलों से काफ़ी बड़े पैमाने पर रोगों की जीवाणु पैदा होते हैं और आसपास रहने वाले लोग भी इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के स्थलों से जो प्रदूषित रसायन भूजल में मिलता है वह आम लोगों की जनजीवन को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। यानी कि आप जो अपशिष्ट है उसको एक जगह ले जा कर के फेंक दे रहे हो, धीरे धीरे पानी में कारण रिसाव से नीचे चला जाता है, फिर उसी पानी को आप उपयोग करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये सब चीज़ों को देख सकते हैं, एक चुनौती है सब चीज़ों का समाधान करना। कई विशेषज्ञों इन स्थलों को वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा फेंका जाता है दोस्तों, वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध गैस भी निकलता है। एक अन्य समस्या यह है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो वित्त आवंटित किया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा संग्रहण और परिवहन में की मिलता है। यानी कि आप देखते हैं दोस्तों कि इसका जो वित्त आवंटित यानी जो पैसा दिया जाता है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वो ज़्यादातर आपके वाहन को दिया जाता है, यानी परिवहन के द्वारा। जो आपके घर घर कचरा लेने आते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उनको ज़्यादा वित्त आवंटित किया जाता है। वहीं प्रसंस्करण की अगर बात करें दोस्तों, निपटाने हेतु तो बहुत कम हिस्सा मिलता है, और जब उसका निपटान कैसे किया जाए उसके लिए बहुत कम वित्त को दिया जाता है, यानी बहुत कम पैसा दिया जाता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो जितने भी काम करने वाले होते हैं वो नियमित श्रमिक नहीं हैं, अनियमित श्रमिक होते हैं, यानी कि प्राइवेट श्रमिक कर सकते हैं अनियमित, जो मुख्य रूप से रेगुलर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनको उचित पैसा नहीं मिलने के कारण उनको अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। 2 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, क्योंकि वो नियमित नहीं है। उनको जहाँ अच्छा ऑप्शन मिला वहीं चले जाते हैं। देख सब बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 संबंधी कानूनी प्रावधान, यानी क्या प्रावधान किए गए उसको थोड़ा समझिए। नियमों के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों यथा जैव नवीनीकरणीय, गैर जैव नवीनीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रख करके स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहालय को ही देंगे। यानी 2016 में प्रावधान किया गया दोस्तों कि जो भी आपके प्रदूषण होंगे यानी अपशिष्ट प्रबंधन होंगे उसको 3 भागों में बांटिए, जैव नवीनीकरणीय, गैर जैव नवीनीकरणीय और घरेलू अपशिष्ट। इनको जो है अलग अलग करके ही डिब्बों में रख करके स्थानीय निकाय जो यानी होंगे उनको निर्धारित अपशिष्ट सामग्री को ही देंगे। यानी नगर निगम के जो आएंगे आपके यहाँ लेने उनको ये अलग अलग डिब्बा में ही देंगे, जो अभी आप देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो इसके साथ ही स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह भी कहा दोस्तों कि इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। जैसे कि हमारे घर में भी आता है दोस्तों कचरा लेने, और महीने का हम लोग 30 रुपया देते हैं, यानी पर डे 1 रुपया देना होता है। तो इस तरह से एक नियम है, तो ये 2016 में सब बना है, लगभग सभी के दरवाजे पर आते होंगे और यही प्रावधान है। ये शुल्क स्थानीय निकायों के द्वारा निर्मित विनिमयों
से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पे स्थानीय निकाय निर्धारित होगा शुल्क वही देंगे, लेकिन जो मेरे यहाँ लागू है वो चीज़ आपको बताएं। और आपके यहाँ क्या क्षेत्र है तो ये सब जानकारी रखना है, क्योंकि प्रश्न में आपको लिखने में सहूलियत मिलेगी। आगे अगर देखें दोस्तों तो इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन, जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है ये 2016 में। ये सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अब उतना ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है। अब थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम। ये नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं जहाँ से अपशिष्ट निर्माण होता है। यानी आप जब भवन निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे दोस्तों, तो वहाँ से कुछ अपशिष्ट गतिविधियाँ जो होंगी वो निकलेंगी, और जहाँ पर ये नियम लागू होते हैं आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम। इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो अपशिष्ट उत्पादन करता 20 टन प्रति दिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा, उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यानी कि जो अपशिष्ट करता या उत्पादन करता जो 20 टन होगा अपने महीने का, यानी प्रतिदिन का 20 टन और महीने का कहा गया दोस्तों 300 टन, इससे अगर अधिक आप उत्पादन करते हैं तो आपको अपशिष्ट के जो निर्माण कर रहे हैं आपके घर बनाने से संबंधित जो निकल रहा है कचरा, ईंट, पत्थर, बालू वगैरह, तो प्रत्येक निर्माण के तोड़ फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से आपको उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यानी कि आपको स्वीकृति लेना होगा वहाँ के नगर पालिका, नगर निगम जो भी होंगे, तथा इसे अपने संपूर्ण अपशिष्ट के कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट आदि में वर्गीकृत का संग्रहण को देना होगा। यानी जो इसका संग्रह करता होगा उसको देना होगा। तो ये प्रावधान किया गया है आपका, समझ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम में। आगे देखते हैं दोस्तों ई कचरा प्रबंधन नियम। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 ये नियम बना और अक्टूबर 2016 से प्रभावी यानी लागू है। ये नियम प्रत्येक निर्माण, उत्पादन करना, उपभोगकर्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होता है। अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है ई कचरा में। इस नियम से पहले ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 कार्यरत था। तो जो 2016 से पहले कौन कार्य था दोस्तों, तो ई अपशिष्ट नियम 2011 यानी प्रबंधन और हैंडलिंग। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि आगे की राह, मतलब आगे हम लोग को क्या करना चाहिए अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित। तो इसमें देख सकते हैं 2-3 पॉइंट है दोस्तों। तो देश में एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है जो विकेंद्रीकृत अपशिष्ट निकाय प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल देती है, ताकि इस क्षेत्र में निजी भागीदारियों को हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिल सके। यानी कैसे कानून बनेंगे जिससे कि सरकार को और यहाँ के स्थानीय निकायों को दोनों को इसके विकेंद्रीकरण में, यानी सरकार के विकेंद्रीकरण जो है दोस्तों उसमें सभी को भागीदारी मिल सके। यानी कि इसको विकेंद्रीकरण की नीति के साथ एक अच्छा और उपयोगी नीति बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसमें से आपके स्थानीय निकाय भी हो, आपके प्राइवेट और रेगुलर, प्राइवेट के साथ साथ आपके जो सरकारी हो, दोनों चीज़ों का भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सुधार के लिए नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता की महत्ता से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो जो आपके कर्तव्य है तो कर्तव्यों को यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे की भागीदारी में क्या किया जाना चाहिए। आगे है दोस्तों का अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माण के समय हमारा ध्यान और अधिक लैंडफिल के निर्माण के बजाय पुनर्चक्रण और पुनः प्राप्ति पर होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये टोटल जो आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, जो 10 पेज में लगभग बनाए हैं हमने, तो इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए अब इसको पढ़ने के बाद आपको
प्रश्न बन जाएगा दोस्तों कि नगरीय निगम औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं और नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो नियंत्रण के उपाय पड़े, प्रभाव भी, और क्या कारण है अपशिष्ट के। तो जो जनसंख्या बढ़ना, शहरीकरण होना, तो ये सब चीज़ों का आप डाल सकते हैं। शहरीकरण के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन जो है उसका उचित रूप से व्यवस्था न होना, तो अनेक कारण हैं जिसको आप अपने हिसाब से 10-12 कारण लिखिएगा। क्या प्रभाव है उसको भी लिख सकते हैं, किससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, साथ में छोटे छोटे अपघटित जीवों पर प्रभाव पड़ता है, समुद्र किनारे पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो अनेक प्रभाव हैं जो आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। उसी प्रकार नियंत्रण के क्या उपाय होना चाहिए, तो उचित प्रबंधन होना चाहिए। जो 3 विधियाँ आपको बताई, तीनों विधियों को लिखे कि लैंडफिल विधि, इंसेंट्रेशन विधि, एरोलेसिस विधि, ये सारी विधियों को उल्लेख करते हुए उसको नियंत्रण के उपाय को बताइए तो और सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप लिखते हैं। अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, यानी इसको कैसे रोका जाए, उसको उपयोगी कैसे बनाया जाए, वही प्रबंधन है कि अपशिष्ट पदार्थों को। तो कक्षा आराम से आप 400, 500, 600 शब्दों में लिख सकते हैं पढ़ने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो भी आपका होगा पर्यावरण से संबंधित, अब हम सारे टॉपिक बना चुके हैं दोस्तों, बस वीडियो बना के डालना है। तो बहुत जल्द अब डाल देंगे 1-2 दिन में अंदर सारा। तब तक के लिए जय हिंद।